वेलकम बैक। बात कर रहे थे हम NA-249 की, और ये इलेक्शन चूँकि अभी तक कंट्रोवर्शियल हैं। अब देखना ये है कि फ़ैसला क्या होता है। पाकिस्तान में इलेक्शंस की तारीख़ है कुछ इसी तरह रही, कोई भी ऐसे इलेक्शंस नहीं है जिन पे इल्ज़ामात ना लगे हों। और जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो रिफॉर्म्स के लिए भी सियासी जमातें जो हैं वो तैयार नहीं हैं। यासीन रज़ा साहब, भुट्टो साहब वाले इलेक्शंस का कहा जाता है कि वो सबसे अच्छे और शफाफ इलेक्शन थे, हालांकि उस पर भी बड़े सवालात हैं अभी भी। और इलेक्शन जो है मैंने वो 71 का इलेक्शन जी याहिया खान के दौर का था। मैं उस वक्त स्टूडेंट था, मुझे पता है कि वो इलेक्शन किसी हद तक फेयर थे, लेकिन उस फेयर इलेक्शन का रिजल्ट क्या निकला रिजल्ट, हाँ कुछ कि जिसका राइट बनता था आपने उसको इख्तियार नहीं दिया तो ये भी तो और टेम्परिंग है ना पाकिस्तान सर। टूट गया, तो पाकिस्तान टूट ये भी गया। धांधली है। अब उसका इल्ज़ाम मैं भट्टो साहब पे नहीं डालता हूँ, क्योंकि ताकत किसके पास थी? याहिया खान के पास थी। सही, मुजीबर रहमान को इक़्तिदार दे देते, शायद पाकिस्तान बच जाता। ठीक, वो तो अपनी जगह पे। चंद चीज़ें मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहता हूँ कि बार बार हम हर मामले में इंडिया की मिसाल देते हैं। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है 1985 से हुआ, ठीक है, और 1985 से लेकर आज 2021 है। आप अंदाज़ा करें कि कितने साल हो गए हैं। सही, उन्होंने उसके इलेक्शन के सिस्टम में किसी किस्म का ही कोई तब्दीली नहीं लाई। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप इंडिया की मिसाल मत दें। आपने 2013 का इलेक्शन जब कराया तो आपने तो आम तरीके से इलेक्शन कराया। टोटल उस ज़माने में कौमी ख़जाने से 5,000 रुपया खर्च हुआ। ठीक है, 2018 का इलेक्शन जो कराया वह इलेक्ट्रॉनिक टाइप का इलेक्शन था ना, ठीक, RTS। RTS, 12 बजे के बाद उसका क्या शुरू हुआ ठीक है, वो आपके सामने है, सही, और क्या सिस्टम है उस पर पता है कि कौमी ख़जाने से कितना पैसा खर्च हुआ? 22,000 रुपया खर्च हुआ। ठीक है, सिस्टम फेल हो गया। अब जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक, जिस तरह इमरान खान साहब एक बात कह देते हैं ठीक, और सारे उसी लाइन में जो है ना आवाज़। सिंपल क्वेश्चन ये बता दें कि जब इलेक्शन सेनेट का मामला गया जी, सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरे छोटे अजीज़ ने ये कहा कि ये मज़लूम इदारा है। मैं उसको मज़लूम इदारा इसलिए नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहली दफ़ा मैंने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाके क्लियर अल्फाजों में कहा कि आइन के आर्टिकल 228 की मौजूदगी में मेरे पास और कोई तरीक़ाकार इलेक्शन का नहीं है। सही, हुकूमत भी हैरान रह गई। इदारे का जो हेड है हमारा ठीक प्राइम मिनिस्टर, वो भी हैरान उसने इदारे पे अटैक किया। सही, अटैक किया कि हमारी बात को नहीं माना नहीं गया। माना गया, ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो स्टैंड था वो मर्दों वाला स्टेटमेंट था, उसको ठीक है। अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि स्टैंड लेना होगा, इदारों के पास पावर्स बिल्कुल, हैं, अगर स्टैंड कहते हैं इस पावर पे है। बात करते हैं। कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बात यही हो रही है कि हमारे यहाँ ज़िमनी इंतखाबात 249 जो है वो भी मशकूक हो गए हैं। इससे पहले भी हमारे जनरल इलेक्शंस भी मशकूक ही होते आए हैं, सवालात उठते हैं। हुकूमतें जो है वो रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहती हैं, लेकिन यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के और साबिक सदर हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और उनके साथ एडवोकेट जो हैं वो अली रज़ा शाह साहब भी मौजूद हैं। ये कह रहे हैं कि इदारों के पास जो अभी तक राइट्स हैं उनको एम्पावर किया जाए, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जाए। आपने गुफ्तगू सुनी होगी, वो ये कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में जब इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया तो सब ने देखा कि उनके पास कितनी पावर्स हैं। आप किस हद तक मुत्तफिक हैं यासीन साहब की इस गुफ्तगू से? यासीन रज़ा साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। असूली तौर पर ये इदारों के पास इख्तियार तो मुकम्मल हैं, आइन और कानून ने इनको बड़े इख्तियार से लेस किया हुआ है, तकमील किए हुए हैं, लेकिन हमारे इदारों के सरबराहों के पास बिल पावर नहीं। इनके अपने मफादात होते हैं, इनके मफादात की कड़ियाँ बहुत आगे तक जाती हैं। दामाद, रिश्तेदार, बेटे, भतीजे, भांजे, उनके सारों की तरफ इनकी जो है ट्रेल लंबी हो जाती है, जिसकी बना पर ये कमज़ोर हो जाते हैं। आइन और कानून ने इनको इख्तियार बेपनाह दिए हुए हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करते वक्त इनको अपने मफादात नजर आ जाते हैं। अब चूँकि इतफाक से जब भी हुआ, मैं आप तमाम इदारों की बात कर रहा हूँ कि अब ये जो हुआ सबके सामने हुआ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में पहली मरतबा, हम भी रहे हैं, देखो जगह का तो करंट होता ही नहीं है, यासीन रात को पता है। तो वो मसला ये होता है कि ये मामला अब जो नजर आ रहा था कि अब चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो 24वीं अमेंडमेंट के बाद एक ब्यूरोक्रेसी से आए हैं। उनका अंदर एक विल पावर है, एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर ताकत है, विल पावर है। तो उन्होंने डस्का में अपने विल पावर को इन्होंने इस्तेमाल किया। आप हैरान होंगे कि इसके आगे असरात क्या होने। डस्का में जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए या ज़राई इंतजामिया ने तावन नहीं किया, उनके खिलाफ शदीद किस्म का एक
कि तबदीली कार्रवाई चंद हफ्तों में होने वाली है। और उन्होंने मुझे बताया है कि हम इनको ऐसा इबरत का निशाना बना देंगे कि तमाम पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हिल गई है, बिल्कुल अपनी जगहों पर उनकी कौम में लड़खड़ाहट आ गई है। जी। इसी तरह देखें कि सिंध में भी ब्यूरोक्रेसी ने जो है इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं की, लेकिन यहाँ हमारे बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन के जो अफीसरान, जो रिटर्निंग अफीसरान थे, उनकी नाअहलियत की वजह से ये इलेक्शन मुतनाज़ा होता जा रहा है। ठीक। इनके पास इख्तियारात थे कि ये जनाब जब मुफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त गई थी तो ये उनको उसी वक्त अपना रिकाउंटिंग का ऑर्डर इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 95 के तहत दे देते, लेकिन उसने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया, तो वो फिर इख्तियार जो है मुंतकिल हो गए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इनको मुकम्मल इख्तियार दिए कि रिकाउंटिंग करते हैं। रिकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि आप बैलेट पेपर, फॉर्म 45, 46, प्रोजेक्टेड वोटेड जितने भी उसके बैग में माप जो है उसका मटेरियल, और सब के साथ उसकी रिकाउंटिंग करवा दें। लेकिन यहाँ हम हैरान हैं कि यहाँ उनको जो है फॉर्म 46 नहीं दिया जा रहा, 45 नहीं दिया जा रहा, नहीं दिखाया जा रहा। तो ये अब इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कार्रवाई तो करनी पड़ेगी कि उन्होंने क्यों नहीं ये सारे अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किए। तो ये एक कमर दिलशाद साहब, इस पे नजर क्या आ आप समझते हैं कि क्या सूबाई हुकूमत का प्रेशर था या प्रेशर होता है, चूँकि आप सर्व कर चुके हैं, आप समझते हैं टेक्निकल इश्यूज़ को, तो जो आरओस थे उन्होंने क्यों डिसीजन नहीं लिया, क्यों उन्होंने पेंडिंग किया मामले को? इसमें हमें जो इतलात मिल रही है उसमें ये हो रहा है कि कोई बदनीति का आंसर नहीं है, नालायकी का आंसर ज़्यादा है। अच्छा। या हाँ, नालायकी है। हमने अंदर से खबर तलाश की, हमने देखा, दिखाया, बहुत सी बातें हमें पता चल गया है। वो ये कहते हैं कि बदनीति नहीं थी, नालायकी थी, अंग्रेजी लिखनी नहीं आती थी। आप हैरान होंगे कि जो ऑर्डर दिया मिस्टर इस्माइल दरख्वास्त, उसकी अंग्रेजी में तैयार कर दिया। तो वो जनाब उन्होंने आर्टिकल जो है सेक्शन 217 का जो हमारा इलेक्शन एक्ट 217 है उसका 95 की जो इबारत है कंटेंट, उसी के ऊपर रिप्रोड्यूस कर देते हैं ऑर्डर के ऊपर। ठीक, तो मामला इतना ख़राब ना होता। कमर दिलशाद साहब, आप लाइन पे रहिएगा, हम अपने पैनलिस्ट की राय भी शामिल करते हैं। एडवोकेट साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, मामला वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा एक तो विल पावर नहीं है, जो हमारे इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, अगर वो अपनी विल पावर दिखाएंगे तो बहुत सारी पावर्स अभी भी उनके पास हैं, इलेक्शंस बेहतर हो सकते हैं, जिस पे जैसे डस्का इलेक्शन आपने देखा, इवन जो सेनेट इलेक्शन की वो मिसाल दे रहे हैं। तो आप समझते हैं कि बाकी, और इस पे भी यही हुआ कि आरओस ने यहाँ डिसीजन लेना था, जो कि उनकी नालायकी की वजह से मामला जो है इतना ख़राब हुआ। सर देखें, जो विल पावर जहाँ तक लेने की बात है, जाहिर सी बात है कानून में तो इनको इख्तियारात दिए हुए हैं, बिल्कुल दिए, वो तो इनके ऊपर है ना। अब जो वहाँ पर आरओ लगा हुआ है, ये तो वही सही बता सकता है कि NA 249 में मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं क्यों जो है अपने इख्तियारात को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सक रहा था, कौन मुझे यूजलेस बनाकर बैठा हुआ था। अब ये तो वही बता सकते हैं क्लियरली। लेकिन मेरा ये ख्याल है, देखें जैसे आपने कहा प्रीवियस हिस्ट्री अगर पाकिस्तान में भुट्टो साहब से लेके कोई इलेक्शन, मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पर हमेशा रोना ही रोते हैं सब। तो अगर मिलजुल के, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर रिफॉर्म्स लेकर आ जाएंगे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से दिस विल बी द फर्स्ट बिग रिफॉर्म इन द पाकिस्तान हिस्ट्री। और आप देखें, अगर हम दूसरे ममालिक को देखें, ये रिफॉर्म्स अगर यहाँ पर आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसके तहत अगर किसी मुमालिक में ये हो सकता है कि नाकाम हुए, लेकिन किसी मुमालिक में वो काम कर रहे हैं, इंडिया, फिलीपाइंस और ब्राजील में वो सही चल रहे हैं, यूरोप में भी सही चल रहा है, लेकिन मसला ये है कि वहाँ चीज़ें उनके स्टैंडर्ड अप टू डेट है। यहाँ पे हमारे पास तो नेटवर्क गायब हो जाता है, बिजली गायब हो जाती है, तो हम सिस्टम कैसे वर्क करेंगे, ये इश्यूज हैं। मसला ये जो यासीन साहब भी कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन इशू है। अभी भी जो राइट्स हैं, इस्लाहात अपनी जगह बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें मौजूद हैं उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम हो रही है। एग्जीक्यूशन सही हो जाए तो हम बेहतर कर सकते हैं इसको। यासीन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी कमर दिलशाद साहब की, उन्होंने कहा कि एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया कि विल पावर। हमारे इदारों के जो सरबराहान होते हैं उनकी विल पावर होती है, वो पहले से ही अगर किसी वज़ीर-ए-आज़म या किसी भी उसके रोब दबदबे में आ जाएंगे तो उन्होंने क्या डिसीजन लेना है। कमर साहब ने बिल्कुल सही कहा। मेरे नज़दीक इदारे के जो हेड हैं वो इदारों को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। और मेरे नज़दीक फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इदारे को बनाने की कोशिश की है। ठीक, हमें उनको मॉरली कम्प्लीटली सपोर्ट करना चाहिए हर मामलात में। जहाँ तक कानून का तल्लुक़ है, मैंने पहले भी कहा कि कानून हमारे पास एक से एक है।
ठीक। ना हमारा आइन जो है 1973 में बना, तकरीबन 50 साल मुकम्मल होने वाले हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप हर इलेक्शन में एक नया तजर्बा करेंगे, सही, और नया तजर्बा करके सिस्टम को तबाह बर्बाद करेंगे। वक्त के हिसाब से सिस्टम चलता है। ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस का एक तरीक़ाकार अरसद राज से चला आ रहा है। सही। बेहतर यही है कि इस पाकिस्तान को क्राइसिस से बचाने के लिए जो सिस्टम है सही, उसी को मज़ीद मजबूत करें। ठीक। और जिस तरह कमर दिलशाद साहब ने कहा कि विल पावर का मतलब ये होता है कि इदारे का जो हेड है सही, वो आइनी इदारा, मसलन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इदारा एक आइनी इदारा है, उसके हेड को भी हटाने के लिए वही तरीकाकार है जो हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज का तरीकाकार है आर्टिकल 209 के तहत। सही। उसके पास फुल इख्तियारात हैं। अगर वो फुल इख्तियारात कर रहा है तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि उसको सपोर्ट करें। ठीक है। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा, मैं हैरान हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ये क्यों किया, ये क्यों किया। सही। तो जिस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इदारों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, ठीक है, उसके बाद बचता की अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं कंवर साहब की तरफ जाऊँगा। जैसे इदारे हैं, इदारों की जो अपनी ट्रेनिंग है, अभी यहाँ पे भी NA 249 पे भी कंवर दिलशाद साहब ये कह रहे हैं कि हमें लग ये रहा है जो बादिल नज़र में कि, और जो उनके पास इतलात भी हैं कि गलती आरोज़ की है, उन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो इतना मामला बिगड़ गया, नालायकी है, तो इस पर इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है उनसे तहकीकात भी करेगा, उसके बाद वो अनाउंस उसकी जो भी फाइंडिंग्स होंगी वो बताएगा। लेकिन इदारों की जो लोग हैं, उससे रिलेटेड जो लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए, उनको स्टैंड लेने की के हवाले से उनको इथिकली भी और आइनी तौर पे भी उनको पता होना चाहिए कि हम कितने पावरफुल हैं। एक आरओ के सामने अगर कोई बड़ा मिनिस्टर भी आके खड़ा हो जाता है तो वो उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या पावर्स हैं। तो इस पर आपको लगता है कि पाकिस्तान में उनको ट्रेनिंग्स दी जाती है या उनको बताया जाता है? देखें, एक बात बताऊँ, मैंने जैसे अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा जी कि जब मैं आरओ से मिलने के लिए गया, मेरी एप्लीकेशन थी, बिल्कुल, बगैर हेयरिंग की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी उसने। सही। सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन दी। ठीक। मैं ये पूछता हूँ कि वो आरओ हमारे साथ बैठा हुआ आर्गूमेंट सुन रहा है, ठीक। और 5 मिनट के बाद उठ के दूसरे कमरे में चला जाता है और वापस आके कुछ वक्त करता कम है। है, ये मैं कंवर साहब से ही पूछ लेता हूँ। तो क्यों करता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर था उस पर, प्रेशर था। ठीक है कंवर साहब, ये जो हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर्स होता है, और हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मामला हो, तो प्रेशर वो ले रहे होते हैं बेचारे, चूँकि जॉब्स का और इन चीज़ों का बड़ा पाकिस्तान में ये बदकिस्मती है। तो इन चीज़ों से कैसे हम इनको इथिकली सपोर्ट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं? ट्रेनिंग्स का एहतमाम करना चाहिए ताकि इन लोगों को पता हो कि हमारे कितने राइट्स हैं। हमने किसी ऑफिसर के सामने या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने नहीं जवाब देना, बल्कि इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है, और हमें अपने राइट्स का पता हो। असूल के ऊपर तो दबाव तो पड़ता है। अब ये जो दस्का का जो इलेक्शन हुआ है, उसको जब चीफ इलेक्शन कमीशन ने तलब किया, चीफ सेक्रेटरी को और IG को भी, उन्होंने सब कुछ बता दिया ऑफ द रिकॉर्ड। उन्होंने कहा साहब हमारी मुलाजमत का सवाल है, हम आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता देते हैं। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जो बताया उसका ट्रेल बहुत लंबी तक जाते हैं, उसका बहुत लंबी तक बात चली गई, लेकिन बहरहाल उस पर भी एक्शन भी होगा, सारा कुछ होगा। एक और बड़ी अहम बात ये होती है कि ये हमारा जो इस इंतखाबी इस्लाहात का जो उन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है, इंडिया में 72 साल में 3 इस्लाहात हुई है, 3 जो है एक्ट में तब्दीली आई है, 3। और यहाँ जनाब जवाबदार लगा रखा है उन्होंने, मजाक बनाया हुआ है इंतखाबी साहब। आइन का आर्टिकल 218 में इतने अख्तियारात हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को तलब कर सकता है। सही। और ये जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा अभी चंद रोज पहले, जनाब मिस्टर चीफ इलेक्शन कमीशन, आप मुझे भी तलब कर सकते हैं इस आइन के आर्टिकल 218 के तहत। तो आप क्या कर रहे हैं आप? तो इस बात बड़ी आइन की जरूर, आइन के आर्टिकल 218 के बाद 219 के बाद तो है ही नहीं। आप देखिए जब प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने कहा, आपने कहा जी मैं अपने प्रेसिडेंट हाउस में बनाऊंगा तमाम सियासतदानों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैं बना रहा हूँ। तो मैं का क्या मतलब है? ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसकी ऑनरशिप देगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाएगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तमाम सियासी पार्टियों को बुलाने का मजाज है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सियासी पार्टियों को कैसे बुला सकते हैं? तो क्या वो आइन के आर्टिकल 219 की खिलाफवर्जी कर रहे हैं? आइन का आर्टिकल 219 कहते हैं कि तमाम इख्तियारात जो है इलेक्शन के करवाने के, कंटेस्ट करवाने के, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात पर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हर हुकूमत हम देखते हैं तो वो चाहती है, जो भी वज़ीर आज़म आते हैं तो वो इसी तरह मैं वाली बात ही करते हैं, वो इदारों को उनके डोमेन में रहकर काम करने की इजाज़त नहीं देते, वो इंटरफेयर करते हैं। तो इसका हल क्या है सर? अब कैसे हम बेहतरी की तरफ जाएंगे? अदरवाइज ये तनकीद तो होती रहेगी और ये इल्ज़ामात लगते रहेंगे धांधली के।
ये हमारे सियासी पार्टियों में फर्ज है तमाम बातों को कि वो इदारों के सरबराह को उसको कहें, हुकूमत को कहें कि जनाब आप इलेक्शन कमीशन के मामले में दाखिल ना ठीक। करें। ये इनका काम है। इसी तरह अब हमारी मौजूदा हुकूमत ने ये एक नया वतीरा पकड़ा हुआ ठीक है है। तो सब यासीन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? 10 सेकंड में मुझे जी सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सदर पाकिस्तान का जो कुछ आया जी। ये सदर पाकिस्तान की जा भी नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम पार्लियामेंट है। का काम है। सदर पाकिस्तान कौन होते हैं इस तरह की सही। ऑफर तो देने का इसी जो है तरफ ना। कमर शाह साहब का भी इशारा था। बहुत शुक्रिया कमर शाह साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब एडवोकेट सैयद अली रज़ा शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। यासीन आज़ाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।